जिंद जान लाई तेरे नाल सोहणिया, जिंद जान लाई तेरे नाल सोहणिया, तेरिया निगाह दी गुलाम सोहणिया, तेरिया निगाह दी गुलाम सोहणिया, जिंद जान लाई तेरे नाल सोहणिया, तेरिया निगाह दी गुलाम सोहणिया। एआई आने वाले टाइम में, क्या एआई आने वाले सालों साल भी वो चीज नहीं दे सकती जो एक ह्यूमन बीइंग दे रहा है। और हनी सिंह, ही इज द ओनली वन पर्सन हु इज परफॉर्मिंग देयर एट ग्रैमी अवार्ड्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट इनसाइट्स विद अमित में। यह होती हैं बातें अनुभव, ज्ञान और पैशन की। आज हम उतरेंगे संगीत की आत्मा में, उस मल्टी टैलेंटेड संगीत साधक के साथ जिसने संगीत को जिया है उसके हर रूप में। एज ए म्यूजिक कंपोजर, साउंड इंजीनियर, लिरिसिस्ट एंड सिंगर के तौर पे उनकी दिनों में है वह एहसास जो दिलों को छू जाती है। शब्दों में है जादू और सोच में है फ्यूचर टच। तो आइए चलते हैं संगीत की दुनिया में हमारे खास मेहमान संगीत साधक श्री सौरभ भाटिया जी के साथ। सौरभ जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सौरभ जी, आज आपकी अविश्वसनीय जर्नी के बारे में बात करेंगे जी सर। और बात करेंगे कैसे टेक्नोलॉजी प्रभावित कर रही है संगीत को और एआई कैसे रिशेप कर रहा है संगीत को जी और क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। जी आइए शुरू से शुरू करते हैं। जी। हर आर्टिस्ट की एक शुरुआत होती है। आपको म्यूजिक की दुनिया में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, म्यूज़िक में आने की प्रेरणा जो मुझे मिली, वैसे तो मैं बचपन से ही म्यूज़िक में शौक़ रखता था। लेकिन वो शौक़ पैदा कहाँ से हुआ, मैं छोटा सा था, करीब 5-6 साल का। तो मेरी नज़र हमारे घर पे एक हारमोनियम पड़ा हुआ था, उस पे गई। तो एक 5-6 साल के बच्चे को नहीं पता होता कि ये क्या है, खिलौना है या कोई साज़ है या कुछ भी है। तो मैंने ज़िद करके वो निकलवा लिया। अब वो हारमोनियम के ऊपर बैठा जब और साथ में उसको हल्का सा बजाना शुरू किया, तो उसमें से आवाज़ निकली। जैसे छोटे बच्चों को एक साउंड वाला कोई खिलौना मिल जाता है तो वो कितना खुश होता है, वो घंटों घंटों उसके ऊपर अपना टाइम बिता सकते हैं। तो मेरा भी वही हिसाब हुआ कि मुझे पता लगा कि इसमें से आवाज़ निकलती है और मैंने उसको खिलौने की तरह पकड़ा और मैं वो पंप करके हवा भरी और म्यूज़िक बजाया, तो कुछ कुछ उसमें से साउंड्स निकली। तो इंटरेस्ट तो वहीं से शुरू हो गया कि एक खिलौना जो है वो इतना एंटरटेन करने लगा कि उसमें से आवाज़ भी अपनी मन मर्जी के मुताबिक निकल रही है। तो बस उसके बाद वो निकाला, वो दोबारा रखा नहीं वापस। तो उसी से शुरुआत मेरी हुई, बजाते बजाते कुछ करते करते। तो धीरे धीरे उसमें कुछ हल्की सी मुझे धुन सुनाई दी। तो उस टाइम छोटे थे तो नागिन की धुन सुनते थे तो बड़ी अपीलिंग लगती थी। तो मैंने वो हल्का हल्का सुन के कानों को इतना समझ में आना शुरू हुआ कि सुर कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। तो सबसे पहली सर मैंने नागिन की ट्यून उसमें बजानी शुरू की। फिर वो सिलसिला रुका नहीं, फिर उसके बाद वो ऑनगोइंग प्रोसेस और वो धीरे धीरे उसमें पूरी तरह से घुस गए। काफी प्रेरणादायक है। जी किसी भी क्रिएटिव फील्ड में शुरुआत में बहुत मुश्किलें आती हैं, आसान नहीं होता काम करना। तो आपको भी काफी चैलेंजेस आए होंगे इसमें, और अगर आए हैं तो उन्हें आपको कैसे ओवरकम किया आपने उसको? सर, चैलेंजेस वाली एज जो होती है वो, अगर अब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने बचपन से ही एक साज को पकड़ लिया, तो 5-7-10 साल मुझे कुछ ऐसा मतलब फील नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरी एक जो जर्नी थी वो एजुकेशन की तरफ झुकाव था। पढ़ रहे थे 6-7 साल का बच्चा, 15-16-17-18 साल तक हम स्कूल कॉलेज अपना कर रहे हैं। तो उस टाइम तक मुझे ऐसा फील भी नहीं हुआ कि मैं म्यूज़िक में कुछ करना चाहता हूँ, या फिर अगर मैं हकीकत बताऊँ, आज के छोटे बच्चों को अपना पूरा फोकस है कि हमें क्या करना है, किस लाइन में जाना है। 8 9 10 से ही बच्चों का वो विजन स्टार्ट हो जाता है और वो उसी लाइन को देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे टाइम पे हम एक पढ़ाई की तरफ जो झुकाव रहता था, पेरेंट्स का जो एक प्रेशर रहता था, या हमें भी उतनी समझ थी कि पढ़ाई तो सिर्फ पढ़ाई ही है और कुछ भी नहीं है बाकी। तो
15-16 साल तक की एज में, मतलब मैंने कुछ टास्क किए, उसके बीच में मैंने कुछ ऐसे 2-3 प्रोग्राम्स किए। स्कूल लेवल पे मैंने हारमोनियम असेंबली में प्ले करना शुरू कर दिया व्हेन आई वाज समवेयर अराउंड 8 और 9 इयर्स। तब तक मेरा इतना बेस बन चुका था 3-4 सालों में कि मैं अपने स्कूल की असेंबली करने लग गया था हारमोनियम से। प्रेयर्स होती हैं, नेशनल एंथम होता है, वो सब चीज़ें। तो उस टाइम वो गाने नहीं लगाते थे, हम खुद माइक पे बोलते थे। जी। तो जब बोलते थे तो कुछ एक क्वायर ग्रुप होता था 3-4 बच्चों का, वो माइक पे गाते थे, मैं साथ में हारमोनियम प्ले करता था। तो उसके बाद जो मेरी स्कूलिंग जब मेरी ख़त्म हुई, तो फिर वो असली जर्नी स्टार्ट हुई। या कह सकते हैं स्कूलिंग के बाद भी जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया, तो धीरे-धीरे तब तक मैं म्यूज़िक में इतना इन्वॉल्व हो चुका था कि मेरे को थोड़ा-थोड़ा समझ आना शुरू हो गया था कि मुझे क्या करना है, या मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट एक जागना शुरू हो गया था। तो ये स एक बिगिनिंग थी मेरी। फर्स्ट बिगिनिंग या एक्चुअल जब इस फील्ड में आए, हाँ जी। तो कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? सर उसके बाद भी मैं कहूँगा स्कूलिंग ख़त्म की, कॉलेज ख़त्म किया, तो जैसे कि एक जॉब देखने की ज़रूरत होती है। अगर हमें ये पता है कि हमें जॉब करनी है, आपका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से है, तो ऑब्वियसली आपको अपने आप ही उधर एक इंस्पिरेशन मिलती रहेगी पेरेंट्स से कि हाँ, मेरे पेरेंट्स सुबह अपना बिजनेस पे निकल रहे हैं, दुकान है, ऑफिस है, फैक्ट्री है। हमारे पेरेंट्स ऑफिस जाते थे तो हमारे माइंड में वही सेटअप था कि हमें जॉब करनी है। तो स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज ख़त्म हुआ। कॉलेज ख़त्म करने के बाद फिर एक जो जॉब ढूंढने का सिलसिला था वो शुरू हो गया। तो तब तक भी लाइन को, म्यूज़िक की लाइन को मैं प्रोफेशनली नहीं देख पा रहा था। शायद पता ही नहीं था कि हाँ, ये लग रहा था कि हाँ, चलो इसमें हम कुछ कर रहे हैं और शौक हमारा पूरा हो रहा है, बट एज़ अ प्रोफेशन उसमें नहीं समझ में आ रहा था। फिर करीब 1 डेढ़ साल जॉब करने के बाद मुझे थोड़ा-सा ये रियलाइज़ हुआ कि हम जॉब या बिज़नेस मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए कुछ अलग से क्रिएटिव लाइन है जो मुझे करनी चाहिए। और क्योंकि आप पहले से ही उस लाइन में अच्छे से इंट्रोड्यूस हो, आपको लाइन का पता है, लाइन को हमने चुना, लाइन ने हमें चुना, तो फिर वो धीरे-धीरे जो जो आपने अभी हर्डल्स का पूछा कि चैलेंजेस क्या-क्या आते हैं, तो चैलेंजेस सर वहाँ से स्टार्ट हुए कि जब मैं जॉब कर रहा हूँ, एक ठीक-ठाक सैलरी ले रहा हूँ। अब जॉब को छोड़ के आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड में बिज़नेसमैन नहीं है, आपको एक बिज़नेस में आना है। अनडाउटेडली आप म्यूज़िक बनाना चाहते हो, आप म्यूज़िक कंपोज़ करना चाहते हो, तो क्रिएटिविटी तो है ही, लेकिन उसके साथ-साथ एक बिज़नेस भी है। तो आप अपना एक जो ऑनगोइंग इनकम सोर्स है उसको छोड़ के आप उस लाइन में आ रहे हो जिस लाइन का आपको सिर-पैर ही नहीं पता। म्यूज़िक सिर्फ़ बजाना इज़ नॉट अ बिग डील। म्यूज़िक मैं बजा रहा हूँ, लेकिन उसको अब सुरों में ढालना, उसको कंप्यूटर पे ला के उसको पूरा ड्राफ्ट करना, म्यूज़िकली कंपोज़ करना, तो वो मेरे लिए एक टफ़ टाइम था, जब मैंने डिसीज़न लिया कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और जॉब छोड़ के मैं अपना स्टूडियो बना के और मैं म्यूज़िक खुद से कंपोज़ करूँगा, खुद म्यूज़िक बनाऊँगा, खुद जो-जो इसमें चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है वो मैं सारी खुद फुलफ़िल करूँगा। तो वहाँ मेरे लिए चैलेंजेज़ आए और बहुत सारे चैलेंजेज़ आए। और 1 डेढ़ 2 साल तो ऐसा लगा कि पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर दी है, अच्छी खासी जॉब छोड़ के और इस लाइन में आ गए। और महीने का किराया निकालना, उसके बाद आपको क्लाइंटेज बनाना, आप किसी को अपने म्यूज़िक से प्रभावित कैसे कर रहे हैं, आप कैसे किसी को सैटिस्फाई कर पाएँगे। आप काम कर रहे हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 जनों के लिए आप काम कर रहे हैं और 10 के 10 को आप सैटिस्फाई कर पाएँ। बिल्कुल। तो वो बहुत मुश्किल था। तो धीरे-धीरे वो ओवरकम किया, हमारी ट्रेनिंग खुद की, हम सीखते थे तो जो-जो हमारी लाइन के लोग थे, मिलते थे नए-नए लोगों से, हम हर किसी से मिलके कुछ ना कुछ सीखते थे। जी। तो वो लर्निंग बहुत काम आई और करते-करते आज यहाँ तक वो जर्नी पहुँच गई है। और ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस खत्म हो गए, वो चैलेंजेस अभी भी जारी हैं सर, और वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अच्छा, आपका फ़ेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर कौन-सा है? जिसे आप बहुत वाह! लाइक करते हैं? सर फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर अगर मैं कहूँ तो मैं सबको ही एप्रिशिएट करता हूँ वैसे तो। और पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मैं ए आर रहमान जी को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करता हूँ, बहुत ज़्यादा। उनके गाने बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, क्योंकि ए आर रहमान ही एक ऐसे म्यूज़िक कंपोज़र, म्यूज़िक डायरेक्टर या सिंगर हैं, जब वो इंडस्ट्री में आए थे, तो उनके ऊपर पूरी इंडस्ट्री ने किसी ने ट्रस्ट नहीं किया। जी। जब ए आर रहमान ने कहा कि मैं अपनी मूवी के लिए गानों को
सिंग करने के लिए मुझे सिंगर चाहिए। तो ये जो उदित नारायण जी हैं, कुमार सानू हैं, इन सबके पास वो प्रपोजल गए, लेकिन सबको लगा कि पता नहीं कौन है, कैसा म्यूज़िक है, साउथ का बंदा है, क्या करेगा बॉलीवुड में आके। लेकिन ये उन्हीं सिंगर्स की खुद की ज़ुबानी ये कहना है कि जब हमने वो प्रोजेक्ट छोड़ा और जब वो प्रोजेक्ट रिलीज़ हुआ ए आर रहमान जी का, तो तब उन्होंने बोला कि हमने बहुत बड़ी गलती की है जो इनके प्रोजेक्ट को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं उनके गानों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि उन्होंने उस दौर में वो गाने लेके आए थे जो गाने शायद इंडिया में किसी को उस टाइम सोच से भी दूर थे। जिस तरीके के वो इंस्ट्रूमेंट्स, जिस तरीके की वो कॉम्पोजिशंस लेके आए थे, शायद वो एक 90s का जो दौर बेसिक बिल्कुल जो चला आ रहा था, शायद वही चल रहा होता अगर वो म्यूज़िक को एक नया रुख ना देते तो उनके इंस्ट्रूमेंट्स में जादू है, उनकी कॉम्पोजिशंस में मैजिक है, अनडाउटेडली सर। और कंटेम्प्रेरी म्यूजिक डायरेक्टर हो गया वर्तमान के, हाँ जी, और जो पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स में से कौन है जो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन बहुत नाम कमाए उन्होंने, उनमें कोई ऑनेस्टली मैं जो 70s 80s के गाने हैं उनको कभी कंपैरिजन नहीं कर सकता किसी भी आज के दौर के म्यूजिक डायरेक्टर या सिंगर्स के साथ। और 60s के गाने? सर मैंने सुने होंगे, ज़रूर सुने हैं, बहुत सुने होंगे, लेकिन मैं उनको कभी भी जजमेंट के उससे नहीं सुनता, क्योंकि जो उन्होंने कर दिया सर वो आज नहीं कोई करने वाला। जो कॉम्पोजिशंस, जो म्यूज़िक जिनके दिमाग में ये चीज़ आई कि ये कॉम्पोजिशन हम बनाते हैं, अगर आप 50s की बात करें, 50 से आज तक आज 75 साल हो गए। 75 सालों में 75 साल पहले आज रीमेक भी हो रहे हैं, गाने रीमेक किए जा रहे हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, गाने पुराने पुराने उठा के रीमेक कर रहे हैं। लेकिन उस रीमेक में एक थॉट प्रोसेस होता है, वो थॉट प्रोसेस कहाँ से मिला? वो उस ओरिजिनल गाने से ही मिला। आज मैं कोई भी गाना उठाऊँ पुराना एक्स वाई जेड और मैं सोचूं कि मैं बना सकता हूँ, और मैं बहुत अच्छा म्यूज़िक बना देता हूँ, बहुत अच्छा गाना वो निकल जाता है मार्केट में। लेकिन उसका एक्चुअल हकदार वो ओरिजिनल डायरेक्टर या ओरिजिनल प्रोड्यूसर हैं, मैं नहीं हूँ। तो बनाना बहुत आसान है आज की डेट में, हर प्लेटफॉर्म जो है एक एक गाना, क्योंकि इतने जाने लोगों के पास गाने ही खत्म हो गए सर। अब तो पुराने पुराने गाने उठा उठा के सब रिमिक्स हो रहे हैं। आप पिक्चरों में देखो, हर मूवी में एक ना एक पंजाबी गाना या एक ना एक हिंदी गाना वो होता है जो 90s में हम छोटे होते थे तो सुनते थे, या 80s की बात करें तो असली हकदार वही हैं सब। तो इसलिए ये कहना मुश्किल है कि उस दौर के कौन से सिंगर या कौन से म्यूजिक डायरेक्टर मुझे पसंद हैं, या पर्सनली मैं तो इनफैक्ट सबको यही कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर आप जजमेंट कर रहे हो तो आज उस सिंगर को या उस म्यूजिक डायरेक्टर को जज करना बेवकूफ़ी है। जी। पर हाँ, एक मैं हनी सिंह को बहुत सुनता हूँ, तो उनके गानों से मैं भी बहुत बहुत इंस्पायर होता हूँ कि हनी सिंह ने भी जब स्टेप इन किया था तो उनकी भी बहुत स्ट्रगलफुल जर्नी रही है। और आज की डेट में पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, और उसके अलावा बॉलीवुड में, हॉलीवुड में जो बंदा ग्रैमी तक पहुंच सकता है तो वो छोटा बंदा नहीं है। उसमें कोई खास बात है उनमें जो इस लेवल तो तक पहुंचे हो? इतने साल उन्होंने बीच में अपना जो एक ऐसा दौर निकाला जिसमें वो बिल्कुल फिट नहीं थे मार्केट में आने के लिए, या कैमरा के आगे आने के लिए, या लोगों के बीच में आने के लिए। नो, आउट ऑफ मार्केट तो हो गए थे। इतने सालों के बाद दोबारा से वही कमबैक करना, वो सर फिर वो एक आम बंदे की बस की बात नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। उसके बाद अभी भी वो ग्रैमी में परफॉर्म कर रहे हैं। ग्रैमी में अगर हमारे इंडिया का पता नहीं कितने बंदे वहाँ तक मतलब पहुँचने की कोशिश करते हैं, और हनी सिंह ही इज़ द ओनली वन पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग देयर एट ग्रैमी अवार्ड्स। क्या बात है। तो मैं उनको बहुत, उनके काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत इंस्पायर्ड भी हूँ उनके काम से। कोई एक ऐसा डायरेक्टर जिसको आप मोस्ट डिसलाइक करते हैं, आ, मतलब डायरेक्टर से नहीं क्या है, जी। नहीं ऐसा नहीं है। मतलब हाँ, किसी किसी का काम हमें नहीं पसंद आता, बट एट द एंड हम यही कहेंगे कि हम तो उनको पहचान रहे हैं ना, हम तो बोल रहे हैं कि वो हमें पसंद नहीं है, लेकिन मार्केट में तो है वो। हम अभी वहाँ पे उस लेवल पे स्टैंड नहीं करते ना, तो इसलिए किसी को ये बोलना कि ये हमें पसंद नहीं है। तो मैं सबके काम को अप्रिशिएट करता हूँ सर, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, चाहे वो सिंगर हैं, चाहे वो राइटर हैं, तो सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर अच्छा, वर्तमान दौर के दो सिंगर, हनी सिंह जी आपके फेवरेट हैं, जी। और म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान जी। बहुत बढ़िया। आपको ये गाना गाने की प्रेरणा कैसे मिली? क्या ये हर म्यूजिक डायरेक्टर जो है सिंगर होता है? सर ज़रूरी नहीं है ऐसा।
मैं जब गाने बनाता हूँ तो बहुत सारे गाने बनाए हैं, बहुत सारे लोगों को गवाया है हमने। तो एक कला जो है हम साथ साथ सीखते रहते हैं। तो मैं गाता था पहले भी, लेकिन शौकिया गाता था। अब जब सिंगर्स को गवाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे सुर ताल वो सब चीज़ें जब हम सुरों में ढलते हैं, जब हम खुद सुनते हैं, जब हम सामने वाले को करेक्ट करते हैं कि आपकी ये गलती नहीं, ये आपने करना है, ये ऐसे नहीं है, ऐसे होना चाहिए। तो वो कराते कराते जब वो इतना लंबा टाइम हो जाता है उस चीज़ में, आप सालों साल उसी में आप इन्वॉल्व हुए हो, तो आपको अपने आप कहीं ना कहीं वो उसका एक असर खुद में दिखने लग जाता है। फिर मैंने शौकिया थोड़ा थोड़ा गाया कि मैं गा सकता हूँ कि नहीं गा सकता। तो बस वहीं से वो भी सिलसिला शुरू हुआ। साथ साथ कुछ लिखने का भी जो मैंने बहुत ही कम गाने लिखे, लिखा तो मैंने नहीं है ज़्यादा। बट मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं लिखूं तो वो लिखा हुआ ऐसा होना चाहिए कि उसके हर शब्द में गहराई हो, हर शब्द का मतलब हो, उसकी राइमिंग, उसका जो कंपैरिजन, अगर हम उस जिस फील्ड में गाने को लिख रहे हैं उसके साथ उसका मैच बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से मैं लिरिक्स लिखता हूँ। कम लिखता हूँ, पर जब भी लिखता हूँ कोशिश करता हूँ कि पूरा उसके अंदर अच्छे से इन्वॉल्व होके और पूरा डेडिकेशन से लिखूं, ताकि उस गाने का मतलब सिर्फ मेरे को ही नहीं, लोगों को भी समझ में आए। जब आप म्यूजिक कंपोज करते हैं, वो सिंगर गाना गा रहा है, वो उस पर गलती करता है, तो आप उसको गा के बताते होंगे आप इस सुर में गा रहे हैं, इसको इस सुर में गाइए। जी ये कैसे क्रैक करते हैं? सर, गा के ही बताना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिंगर आपसे भी बहुत अच्छे सिंगर हैं जो आप जिनको आप गवा रहे हो, और आप उनके सामने बहुत अच्छे सिंगर नहीं हैं। तो उस केस में क्या होता है कि एक फ़र्क ये आता है कि रेंज, जो हम सुरों की बात करते हैं, स्केल्स की बात करते हैं कि वो किस रेंज में गा रहे हैं, हमारे पास वो रेंज है कि नहीं है। तो बट वो इतना कॉन्फिडेंट हम हैं अब कि किसी को भी गवाना, किसी को सही गलत बताना, वो हमें मुश्किल नहीं लगता। ये तो कहीं कोई सिंगर, क्योंकि सिंगर जब माइक पे खड़े हो, चाहे वो जितने मर्जी अच्छे सिंगर हों, तो वो जब अपनी एक फील्ड में चले जाते हैं तो उनसे भी कोई गलती हो सकती है गाते गाते, और कब वो, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी गलती हर बार पकड़ लें। एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर, एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, इंजीनियर, अगर मैं उनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दैट इज़ माई ड्यूटी टू करेक्ट हिम, और उनको सुनना, उनको सही गलत का बताना। तो यही तो असल म्यूज़िक डायरेक्टर का काम है और म्यूज़िक प्रोड्यूसर का। आपको कोई ऐसे सिंगर मिले हैं कि जिनको ट्रेन करना है अपने हिसाब से, गाना गवाना बड़ा मुश्किल फील हुआ हो, आपको एक टफ टास्क लगा हो? हाँ सर, ऐसे भी हैं। 3-4 सिंगर अभी तक मेरी इतने सालों के एक्सपीरियंस में 3-4 सिंगर मैंने ऐसे रिकॉर्ड किए हैं। उसमें एक छोटा सा मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। 2 लड़के हैं पंजाब के, बहुत बहुत अच्छा गाते हैं। बट जितना अच्छा गाते हैं उससे 4 गुना वो अपने अंदर एटीट्यूड रखते हैं कि हमारे जैसा कोई गा नहीं सकता। और हम जब रिकॉर्डिंग करते थे तो मुझे बड़ा मुश्किल होता था उनको संभालना एज अ सिंगर, क्योंकि वो अपनी चलाते थे। अब आप अगर अपनी चला रहे हैं, उसके बाद जब आप गाने को रिकॉर्ड करके पूरा कंपोज करके आपने तैयार कर दिया, अब आपको रिकॉर्डिंग के बाद मिक्सिंग करनी है। अब एक अच्छा मिक्स निकालने के लिए अच्छा इनपुट तो चाहिए, आउटपुट तो अच्छा तभी मिलेगा ना जब इनपुट अच्छा होगा। मेरी प्रोग्रामिंग जो है म्यूज़िक की वो अच्छी नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। सिंगर हैं, सिंगर की आवाज़ में उतना मज़ा नहीं होगा तो अच्छा मिक्स नहीं निकल पाएगा। अच्छा म्यूज़िक और अच्छा सिंगर, ये दोनों का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो उनके साथ ऐसा होता था कि अक्सर मैं उनको जब गवाना होता था तो मैं बहुत ज़्यादा पहले अपने आप को ना मतलब स्ट्रेस फ्री कर लेता था, क्योंकि इनके साथ बहुत स्ट्रेस आने वाला है। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि उनको रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया मैंने। अब वो रिकॉर्डिंग पे हम पहले तो प्रैक्टिस की पूरी कि किस तरीके से हमने गाना है। और जब वो माइक पे आए, माइक पे आके गाना शुरू किया, तो करीब करीब 20-25 मिनट हो गए मैं उनको एक ही लाइन से आगे बढ़ने नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो लाइन ही अच्छी नहीं मिल रही। और मैं इस बार ही पूरा प्रिपेयर था कि मैं इनको तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक ये अच्छा नहीं मुझे वो लाइन परफेक्ट देते। अच्छा वो गाते हैं, वो अपने कॉन्फिडेंस से बोल देते हैं कि भाई ये तो हो गया, ये तो अब आप मिक्स में ही सही कर दोगे, इतनी इतनी तो हमने तो जो गा दिया, मज़ा आ गया। तो अब वो मज़ा हमें भी आना चाहिए और मज़ा पब्लिक को भी आना चाहिए।
तो जब वो उन्होंने गाया और मैंने उनके 20-25 मिनट ले लिए, तो कहते भाई अब हमें 2 मिनट दो, 5-10 मिनट दो, हम थोड़ा सा रियाज करके आते हैं। अब 5-10 मिनट बोल के गए और मैं 1 घंटे से अंदर वेट कर रहा हूँ। अब 5-10 मिनट बोला था तो मैं किसी दूसरे सेशन में चला गया कि मैं तब तक इसका काम करता हूँ। तो मैं उसमें बिजी हो गया, तो मेरे भी दिमाग से उतर गया कि वो 5-10 मिनट बोल के गए थे, ये तो आधा पौना घंटा हो गया। करीब करीब मैंने 40-50 मिनट्स के बाद उनको कॉल किया। मैंने बाहर जाके देखा स्टूडियो से, मैंने कहा कहीं है ही नहीं। और उनको कॉल किया तो आगे से कह रहे भाई हम तो घर आ गए, फिर वो आज मज़ा नहीं आ रहा था ना, आपको भी नहीं आ रहा था, हमें भी नहीं आ रहा था, हम फिर किसी दिन आएंगे तैयार करके। मतलब उनका एटीट्यूड इतना ज़्यादा था कि हमें बार बार आप करेक्ट क्यों कर रहे हो हमारे। नहीं वो हाँ, वो- तो उनको उनको उन्होंने ईगो पे ले लिया कि हम तो गलत करते ही नहीं, हम तो गलत गाते ही नहीं है। बस सर वो है, एक लास्ट गाना उनके साथ मैंने किया, जैसे तैसे करके मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद फिर उनका मुझे जब भी कॉल आया मैं नहीं कर पाया सर। पैसे लेना ज़रूरी नहीं है, हम्म, इस लाइन से हम प्यार करते हैं, इस लाइन को हम पसंद करते हैं, नहीं तो नौकरियां बिजनेस तो किसी के पास कमी नहीं है। कोई क्रिएटिव लाइन अगर चुनता है तो उसके पीछे उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वो उस लाइन को प्यार करता है। सबसे पहली चीज़, आपको उस लाइन के साथ इतना अटैचमेंट होना चाहिए कि उस लाइन से ज़्यादा आपको कोई दिखे ही ना, तब आप उस लाइन में ढल पाएंगे। तो जब हम इस लाइन से इतना प्यार करते हैं, हम किसी को ऐसा चीट नहीं कर सकते कि आओ जी पैसे दो और आप काम करो, हमें क्या दिक्कत है, आपने बना। नाम हमारा जुड़ता है जब हम चीज़ किसी के लिए बना के देते हैं, तो बंदा यही कहता है कि उनसे बनवाया है। तो वो नाम बहुत मैटर करता है कि वो अच्छे कामों के साथ जुड़े। सौरभ जी एक बात बताइए, ये जो गाने बनते हैं तो इसमें म्यूजिक जो है पहले तैयार होता है या अलग तैयार होता है, वो सिंगर जो है अलग गाना गाता है फिर आपस में मिक्स कर देते हैं, या संगीत तैयार करने के बाद गायक आता है वो संगीत के साथ साथ वो गाना गाता है? सर, वो गाने का जो बनाने का तरीका है, वो सबसे पहले हमें लिरिक्स चाहिए होते हैं। लिरिक्स दो तरीके से हमें मिल सकते हैं। जी। एक तो कविता की फॉर्म में लिखा हुआ है, पोएम की तरह, और स्थाई है, अंतरे हैं, लेकिन उसको एक कोई धुन नहीं मिली अभी। और दूसरा होता है जो लिख रहे हैं वो साथ में धुन भी बना रहे हैं, और गुनगुनाते हुए या फिर उनको धुन कोई आ गई और धुन के साथ वो उसको धुन को शब्दों में ढाल रहे हैं। तो ये दो तरीके होते हैं। तो सबसे पहला काम, हमें अच्छे लिरिक्स चाहिए। लिरिक्स के बाद जब हम धुन तैयार कर लेते हैं, अगर हमें करनी है या हमें धुन मिल जाती है, तो उसके बाद फिर हम उसके ऊपर म्यूज़िक बनाने का काम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आप जब म्यूज़िक बना रहे हैं, तो म्यूज़िक बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्या दिमाग में आपके चल रहा होगा जिस चीज़ को लेके आप म्यूज़िक को की शुरुआत करेंगे उस गाने, उस पर्टिकुलर गाने के लिए। तो जब हमारे पास शब्द हैं, तो सबसे पहला काम एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर आपको गाने को समझना है कि गाना किस तरफ जा रहा है। गाना इमोशनल है, गाना रोमांटिक है, गाना सैड है, या फिर गाना डिवोशनल है। गाने का भाव क्या है, गाने के बोल जो है वो क्या बता रहे हैं। अब गाना है कोई इमोशनल या सैड, और हमने म्यूजिक बनाना शुरू किया, तो हमने स्टार्टिंग में उसकी एक रोमांटिक सी फील डाल दी, मिसमैच हो गया, तो वहाँ पे वो गाना बेकार हो गया। अब गाना बहुत अच्छा रोमांटिक है, लेकिन हमने जब स्टार्ट किया तो पहले ही इतनी डल फील आ गई कि 10 सेकंड गाना लोगों ने सुना नहीं है, कहेंगे क्या बना दिया। तो गाने के भाव जो हैं, लिखे हुए गाने के जो भाव हैं, पहले वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उनके साथ इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, जिन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर हम काम करना चाहते हैं, जो हमें लग रहा है कि इस तरीके के गाने के ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट जाएंगे। और अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट भी करना है, तो दैट शुड बी सो मच परफेक्ट कि वो उस गाने के साथ जेल करे। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप कर सकते हैं, आप अपने स्टूडियो में बैठ के काम कर रहे हैं, आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं समझ में आया, आपने काम किया, आपको लगा आप बना सकते हो, ये चीज़ इसके साथ जुड़ सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बनाने के हम उसको करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट, वो नहीं कामयाब होता। तो एक अच्छे म्यूज़िक को एक अच्छे लिरिक्स के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। इंस्ट्रूमेंट्स भी तभी, जब इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स, हमने उसको समझ के उसको सेट कर दिया। तो सबसे पहला काम, हमें डमी मिली लिरिक्स की जो कि कंपोज। उसके बाद हमने म्यूज़िक बनाया। म्यूज़िक बनाने के बाद फिर हम सिंगर को बुलाते हैं, सिंगर फिर वो रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करने के बाद हम मिक्स करते हैं। कभी कभी रेयरली ऐसा होता है कि सिंगर बाहर से कहीं से बिलोंग करते हैं, वो नहीं आ सकते हैं, या फिर हमें उनकी डमीज़ के ऊपर म्यूज़िक बना के उनको भेजना है और वो अपने आप वहीं पे रिकॉर्ड करेंगे।
उस केस में हमें जब लिरिक्स मिल जाते हैं, हम उनकी डमी मंगवाते हैं और उसके ऊपर हम खुद ही थोड़ा सा गा के और एक डमी तैयार कर लेते हैं और फिर उसका म्यूज़िक रेडी करते हैं। म्यूज़िक रेडी करके फिर पूरा ट्रैक उनको कैरियोकी की फॉर्म में उनको भेज देते हैं। फिर वो अपने आप वहाँ से रिकॉर्डिंग करवाते हैं। फिर जैसे मिक्सिंग का प्रोसेस रहता है वो बाद में मिक्सिंग हो जाती है। यानी जो मैं समझ पा रहा हूँ, संगीत बना, गाने के बोल आए आपके पास, जब पूरा गाना आया उसको आपने समझा और फिर म्यूजिक बनाया, जी और उससे फिर गायक से कहा भैया गाना गाओ। जी। उस समय म्यूजिक नहीं चल रहा होता जब गाना नहीं, बिल्कुल चलेगा सर। चलेगा। म्यूज़िक के बिना सिंगर को कैसे पता लगेगा मुझे क्या गाना है। म्यूज़िक आपको एक सुर बताता है कि इस सुर में, इस स्केल में हमारा गाना चल रहा है। म्यूज़िक आपको एक स्पीड बताता है, एक पेस बताता है, एक टेम्पो बताता है कि हमें इस स्पीड पे अपने गाने को रखना है। तो म्यूज़िक के बिना तो कोई सिंगर जो है नहीं गा सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि फाइनल रिकॉर्डिंग, तो फाइनल रिकॉर्डिंग इज़ आई गेस वेरी 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 मच डिफ़िकल्ट टू रिकॉर्ड विदाउट म्यूज़िक। नहीं, जब म्यूजिक के साथ गाना गा रहे हैं तो फिर मिक्सिंग का सवाल कहाँ से आया? सर, 2 केबिन होते हैं जब हम म्यूज़िक बना रहे होते हैं। मोस्टली तो यही प्रोसेस रहता है, लेकिन अगर मैं जनरली बात करूँ तो 2 केबिन होते हैं। एक बोला जाता है वोकल बूथ, जिसमें सिंगर खड़े होते हैं गाने के लिए, वोकल रूम, ठीक है। एक होता है हमारा कंट्रोल रूम, जहाँ से हम ये सारा ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जहाँ से हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं सिंगर को। अब आप कह रहे हैं कि अगर गाना साथ-साथ ही रिकॉर्ड हो रहा है, मिक्सिंग की क्या ज़रूरत है? तो मिक्सिंग की ज़रूरत ये पड़ती है कि जब आप सिर्फ़ गाना गुनगुना रहे हैं, उसमें आपकी बाहर की सारी साउंड्स होती हैं और कोई भी ऐसी आवाज़ जो मतलब हमें डिस्टर्ब कर सकती है, तो पहली चीज़ तो हमारा जो वोकल बूथ होता है वो बिल्कुल पैक होता है। वो एक साउंड प्रूफ रूम होता है, जिसमें सिंगर गा रहे हैं और बहुत ही ड्राई वॉइस, बिल्कुल नेचुरल वॉइस जो उनकी है, वो निकलती है। अब गाना सुनने में हमें क्यों अच्छा लगता है? जब फाइनल गाना रिलीज़ होता है, अरिजीत गा रहे हैं या हनी सिंह गा रहे हैं, कोई भी गा रहे हैं, वो हमें सुनने में क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसका एक मिश्रण होता है। म्यूज़िक का सिंगिंग के साथ, वॉइस के साथ एक मैच होता है। अब कहीं पे सिंगर ने सुर गलत लगा दिया, तो हमने तो रिकॉर्ड किया, हमने उसको ठीक क्या कैसे किया? वो मिक्सिंग बताती है। तो वो काम सब हम मिक्सिंग में करेंगे। हमने 10, 15, 20 ट्रैक का एक गाना बनाया जिसमें हमने हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स डाल दिए, रिदम पार्ट डाल दिया, सब चीज़ें परकशन सब डाल दिया हमने। लेकिन किसको कितनी फ्रीक्वेंसी पे सेट करना है, किसको कितने डेसिबल पे सेट करना है, वो तो हमें बाद में देखना है ना सर। अगर सिंगर गा रहे हैं और म्यूज़िक का वॉल्यूम इतना लाउड है, सिंगर की आवाज़ ही नहीं आ रही है, तो लोग क्या सुनेंगे? तो एक अच्छा मिक्स, जो मैंने कुछ देर पहले भी ये वर्ड यूज़ किया था कि अच्छा मिक्स होना बहुत ज़रूरी है गाने का। उसका पर्पज़ ये होता है कि सिंगर जब गाते हैं वो बिल्कुल ड्राई वॉइस होती है, उसपे इफ़ेक्ट्स लगाए जाते हैं, उसपे काम किया जाता है। उसके साथ म्यूज़िक का जो एक जो जो जोड़ बनता है, वो इतना परफेक्ट होना चाहिए कि म्यूज़िक सिंगर की आवाज़ के ऊपर हावी ना हो सके और सिंगर म्यूज़िक के ऊपर हावी ना हो सके। दोनों का एक कंसिस्टेंट बैलेंस होना चाहिए। तो वो बैलेंस बनाने के लिए हमें मिक्सिंग की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, जीवन में कभी ऐसे क्षण आए हैं कि आप म्यूजिक बनाने में इतने खो गए हो कि सुबह से शाम कब हो गई पता ना चला हो, लोगों ने बताया भैया बंद करो चलो टाइम हो गया है? सर, पता तो खुद लग जाता है, पर हाँ, ऐसा बहुत बार ही हुआ है कि हम अपना दिन और रात भूल गए और काम करते-करते इंटरेस्ट इतना बन गया कि हमें पता है कि हमें बैठे हुए इतनी देर हो गई है, हमारा लंच टाइम भी निकल गया, शाम हो गई, अब रात होने को है। तो सर, ऐसा तो बहुत बार ही हुआ है, लेकिन वो सिर्फ़ इसलिए हुआ है कि हमारा उस चीज़ के साथ एक अ इमोशनल अटैचमेंट हो गया है कि हमें वो मतलब काम हम छोड़ ही नहीं रहे बीच में, हम चाहते हैं कि इसको कंप्लीट करके ही उठें। और अब हाथ रोका तो वो जो अभी जो मन में चल रही हैं इस चीज़ के लिए फीलिंग्स, जो इस गाने को लेके जो हम सोच बना रहे हैं, हो सकता है कि वो कल उस शिद्दत से ना हो पाए। तो 2-2 दिन हमने कंटिन्यूअसली म्यूज़िक बनाए एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ के और उठे भी नहीं है, बस 10 मिनट का ब्रेक लिया, कुछ खाया-पिया, वो भी जब बहुत ज़्यादा लंबा टाइम निकल गया, गैप आ गया, तो छोटा-सा ब्रेक लिया और उसी में फटाफट से फ्रेश हुए और वापस से अपने काम में लगे, तो ऐसा बहुत बारी हुआ है। बट ऐसा नहीं होता कि हम इतने खो जाएँ कि हमें यही ना पता लगे कि बाहर रात हो गई और सुबह हो गई, वो पता ही रहता है। बाकी एक इंटरेस्ट जो है अगर आपका किसी गाने के साथ बन जाता है, ऐसा बहुत बारी होता है, बहुत सारे गानों के साथ इंटरेस्ट तो सब में ही इमोशनली अटैच हो जाते हैं। बट कोई-कोई गाने ऐसे होते हैं जिसको बनाते हुए हमें लगता है कि इसको आप बीच में छोड़ा, तो जो
अभी इसका आउटपुट निकल सकता है वो नहीं निकलेगा, तो इसलिए उसको हमने कंप्लीट करके ही छोड़ा है। जीवन में कभी ऐसे क्षण आए कि म्यूजिक बनाते हुए आप बहुत भावुक हो गए हो, आपको कभी बहुत अच्छा लग रहा हो और कभी बहुत बुरा लग रहा हो, लेकिन छोड़ने का मन नहीं कर रहा हो, मेरा काम तो करना है? हाँ सर, ऐसा भी है। कुछ मेरे खुद के ही लिखे हुए गाने हैं जिनको मैं जब लिख रहा था मैं तब भी इमोशनल हुआ, और गाने में मुझे, मतलब जो मैं सोच रहा था कि मैं 1 घंटे में गा लूँगा या 2 घंटे में गा लूँगा, मुझे 2-3 दिन लग गए उसको गाने में। क्योंकि जब भी मैं उसको गाने के लिए माइक पे खड़ा हो रहा हूँ और सिंग करने लगता हूँ तो मैं वो अंदर से वो भाव निकल आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से कमज़ोर कर रहे हैं कि वो गाने में वो पकड़ नहीं बन पा रही। क्योंकि गाना, अगर हम इमोशनल गाना बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि गाना ऐसा हो कि कोई भी सुने उसको और वो इतना फील में डूब जाए कि हाँ, अगर हम ये अपने गाने में दिखा रहे हैं कि वो इतना इमोशनल है कि बंदा रो रहा है, तो सुनने वाला रो पड़े। लेकिन उससे पहले बनाने के लिए आप अगर उसको बना रहे हो और आप गाते गाते खुद रो रहे हो, तो इसका मतलब आपकी चीज़ में वो चीज़ है, आप जो सोच रहे हैं कि आप उसको जिस तरीके से आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे गाने को म्यूजिक में डालने में भी आपको दिक्कत आई होगी, ज्यादा इमोशंस सर वो हुए? ज़्यादा अच्छा बन जाता है, बस इतना मैं कह सकता हूँ। क्योंकि इतना अगर वो दिल के साथ जुड़ा हो और इतना इमोशनल कि उसने हमें गाने में भी इतना तंग किया कि हम 3-3 दिन गा ही नहीं पा रहे, तो जब हम गा के उसको कंप्लीट करते हैं और निकालते हैं उसको, तो वो ऐसा हम सोचते हैं कि एज़ पर आवर चॉइस हमारा एक अच्छा प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से हम तो अपनी सोच के साथ चलते हैं। सौरभ जी, आप गाने भी गाते हैं, जी सर। म्यूजिक कंपोज भी करते हैं और गाने लिखते भी हैं, तो आप अपना लिखा हुआ कोई भी एक गाना सुना के दिखाइए, आपको भी और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। जी ज़रूर सर। आपने गाने की फरमाइश की सर। मेरा एक सूफ़ी गाना है पंजाबी, जो आज से करीब 12 साल पहले मैंने लिखा था। तो मैं आपको उसकी एक हल्की सी झलक सुनाता हूँ। वाह! जिंद जान लाई तेरे नाल सोहणिया, जिंद जान लाई तेरे नाल सोहणिया, तेरी निगाह दी गुलाम सोहणिया, तेरी निगाह दी गुलाम सोहणिया, जिंद जान लाई तेरे नाल सोहणिया, तेरी निगाह दी गुलाम सोहणिया, मुखड़े ते तेरे चन्ना रब वाला नूर वे, नेड़े नेड़े रवि टोला जावी ना तू दूर वे, मुखड़े ते तेरे चन्ना रब वाला नूर वे, नेड़े नेड़े रवि टोला जावी ना तू दूर वे, हो न जावे दिल बेईमान सोहणिया, हो न जावे दिल बेईमान सोहणिया, तेरी निगाह दी गुलाम सोहणिया, हत्ते तेरी निगाह दी गुलाम सोहणिया, तेरी निगाह दी गुलाम सोहणिया। अभी मैंने जो आपको एक गाना सुना है, एक और मैं आपको अपनी कॉम्पोजिशन सुनाता हूँ। प्रॉपर सैड सॉन्ग है जी, और ये भी इत्तेफाक से पंजाबी है, तो मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। ऐना सुनिया रहदा मैं तां राही हो गया, कोई बन गया तेरा तो सदा माही हो गया, तेरी याद सतावे मैनू क्यों तड़पावे, हुन आ भी जावे साजना, तेरी याद सतावे मैनू क्यों तड़पावे, हुन आ भी जावे
साजना। सौरभ जी, एक चीज बताइए, एक नया शब्द सुन रहे हैं, साउंड इंजीनियरिंग। मुझे डॉक्टर तो मैं मालूम था, जी सर। और एक साउंड इंजीनियर, जी। एक नया शब्द आया है। हाँ। ये म्यूजिक डायरेक्टर या म्यूजिक कंपोजर और साउंड इंजीनियर में क्या डिफरेंस है? और म्यूज़िक डायरेक्टर और साउंड इंजीनियर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है सर, क्योंकि आज की डेट में जो म्यूज़िक बना रहे हैं वो ये सब काम खुद ही कर रहे हैं, वन मैन आर्मी वाला काम चल रहा है। बट अगर मैं एक बहुत प्रिसाइजली आपको फ़र्क बताऊं तो साउंड इंजीनियर जो होते हैं दे परफॉर्म ऑन द सिस्टम। वो कंप्यूटर पे या जो लाइव इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स पे जो हम ड्राफ्ट कर रहे हैं सिस्टम पे सारा, तो वो उनका फोकस उस पे रहता है। उनका काम टेक्निकल रहता है कि किस तरीके से रिकॉर्ड हुई है, रिकॉर्डिंग सही हुई है नहीं हुई है, इसकी वेव्स सही बनी है नहीं बनी। वेयरएज द म्यूजिक डायरेक्टर इज गाइडिंग हिम टू डू वट एवर ही इज विलिंग टू शेयर। कि वो एक धुन बना रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे ये धुन चाहिए, उन्होंने वो धुन बता दी, लेकिन अब वो धुन जो ड्राफ्ट हो रही है, जो रिकॉर्ड हो रही है, वो साउंड इंजीनियर कर रहे हैं। ये डिफरेंस है। बट एक्चुअली में ये दोनों काम आज की डेट में एक ही बंदा कर रहा है। तो धुन जो रिकॉर्ड हो गई है, तो साउंड इंजीनियर उसको ऊंचा नीचा कर सकता है, उस धुन हाँ को बिल्कुल, चेंज कर। साउंड इंजीनियर टेक्निकल्स के ऊपर सारा ध्यान देंगे। वोकल रिकॉर्डिंग हो रही है उसके ऊपर ध्यान देंगे, अच्छे वोकल्स को रिकॉर्ड करने के लिए अच्छी वेव्स बने, और जो हमें इनपुट मिल रही है रिकॉर्डिंग्स की, तो वो सारा कंप्यूटर पे वो उनका काम है। और म्यूज़िक डायरेक्टर जो है वो उसको सिर्फ फोकस कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं कि ये हाँ ये चीज़ सही है या नहीं है, मुझे ये चाहिए कि नहीं चाहिए। चाहिए भी उसके बाद भी टेक्निकल वो साउंड इंजीनियर देखेंगे कि हाँ ये टेक्निकली सही रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। बाद में जो मिक्सिंग होती है दैट इज़ ऑल्सो परफॉर्म बाय साउंड इंजीनियर, तो वो भी साउंड इंजीनियर ही परफॉर्म ये करते जो मैं सोच पा रहा हूँ, हैं। जी। जो म्यूजिक डायरेक्टर है उसकी म्यूजिक पर मास्टरी होती है, जितने भी सुर हैं जी। उस पर पूरी मास्टरी होती है, जी। पूरी समझ। और साउंड इंजीनियरिंग के लिए उसकी समझ ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस नॉलेज होनी चाहिए म्यूजिक की। लेकिन उसको टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए कि सिस्टम में उसको कैसे ऊपर नीचे। नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं है कि साउंड इंजीनियर कंप्यूटर पे बैठे हैं तो उनको म्यूज़िक की नॉलेज है या नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको यही बताया कि ये दोनों काम आज की डेट में एक ही बंदा कर रहा है। और अगर हम एक वर्ड में बोलें तो उसको आज की डेट में म्यूज़िक प्रोड्यूसर बोला जाता है, ना म्यूज़िक डायरेक्टर ना साउंड इंजीनियर। उनको म्यूज़िक प्रोड्यूसर बोला जाता है। वो खुद ही म्यूज़िक को कंपोज कर रहे हैं, खुद ही म्यूज़िक को ड्राफ्ट कर रहे हैं सिस्टम पे, और खुद ही म्यूज़िक को समझ के और रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों की नॉलेज इक्वली होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हाँ, म्यूज़िक डायरेक्टर को अगर सिस्टम पे नहीं काम आता वो मैटर नहीं करता, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन साउंड इंजीनियर को म्यूज़िक डायरेक्टर की नॉलेज होना ज़रूरी है, और साथ-साथ अपने काम की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों काम पैरेलली दोनों की नॉलेज के साथ ही काम होंगे। कोई भी एक चीज़ कहीं से भी वीक रहेगी तो वो एक अच्छी आउटपुट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मुझे साउंड इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग भी कहीं मिलती है, कोई सीखना चाहे तो? सर, इंस्टीट्यूट हैं बहुत सारे, कॉलेजेस हैं, और ए आर रहमान साहब का अपना बहुत बहुत बड़ा माना हुआ कॉलेज है। तो लोग वहाँ पे जाते हैं, सीखते हैं, सीख के फिर जो जितनी पोटेंशियल होती है वो अपनी पोटेंशियल के हिसाब से बाहर काम करते हैं। सर अब जी ये बताइए, अब इंडस्ट्री में जो चेंजेस आ रहे हैं हम्म। उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ता है, हम्म। तो आप कैसे करते हैं? सर, इंडस्ट्री में जो चेंजेस आ रहे हैं बस आपको पैरेलली चलना है, आपको बिल्कुल अप टू डेट रहना है। और जो भी नई चीज़ आ रही है बस उसके साथ साथ आपको चलना है, उसको समझ के आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। थोड़ा सा भी पीछे निकल रह गए तो फिर वो इंडस्ट्री तो स्पीड से चल रही है कि उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो आपको कुछ भी काम करना है, आपको मार्केट में क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए, और पता होने के साथ साथ आपको उसको ग्रैब कैसे करना है वो आपको अ, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आप अपना कोई अनुभव शेयर कर सकते हैं? सर, रोज़ एक नया अनुभव है हमारे लिए, तो हम तो रोज़ एक नया एक्सपीरियंस लेते हैं। हम छोटों से भी सीखते हैं, बड़ों से भी सीखते हैं।
अच्छी बात यह है कि आजकल जो यंग जनरेशन है, बिल्कुल जो अभी अपना कॉलेज ख़त्म करके और अपना स्टूडियो बना के और उसमें, तो उनकी नॉलेज हमसे भी ज़्यादा काम करती है। हम एक चीज़ अगर 4 दिन में पकड़ते हैं तो वो शायद 1 या 2 दिन में कर लेते हैं वो चीज़। तो ये फ़र्क है, क्योंकि हमारे टाइम पे एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट था। हमारी समझ, हमारी नॉलेज, हमारी एक्सपर्टीज़, हम सोचते हैं कि शायद 10 साल एक चीज़ में लगाएँगे तो ही एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने बहुत यंग बच्चे देखे हैं जो बहुत जल्दी इन चीज़ों को ग्रैब करके और बहुत आगे निकल चुके हैं। तो इसलिए ये कहना भी सही नहीं है कि हर एक को साथ-साथ चलना है या फिर हमें टाइम लगाएँगे तो ही वो चीज़ आ सकती है। तो बाकी बहुत अच्छा है जो आगे आज की यंग जनरेशन जो कर रही है, बच्चे जो सीख रहे हैं, जो परफ़ॉर्म करके वो आगे निकल रहे हैं। तो यही है बस। ठीक है। अब आते हैं एआई की तरफ। टेक्नोलॉजी चेंज, एआई मतलब टेक्नोलॉजी। जी। अभी एआई से खतरा उत्पन्न हो रहा है, आपको क्या लगता है कि एआई जो है साउंड इंजीनियर को, म्यूजिक डायरेक्टर को, लिरिक्स को, गीतकार जो गीत लिखते हैं उन उन सबको खा जाएगी? उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि धीरे-धीरे एडवांस होती चली जा रही है। सर, क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा पूछा है आपने। लेकिन एआई आने वाले टाइम में क्या, एआई आने वाले सालों-साल भी वो चीज़ नहीं दे सकती जो एक ह्यूमन बीइंग दे रहा है। आप फीलिंग्स कहाँ से लेके आएँगे एआई के अंदर? अगर आपको गाना लिखना है, अगर आप खुश हैं, आपको एक हैप्पी रोमांटिक सॉन्ग लिखना है, आप कोई तो चीज़ इंस्पिरेशन के तौर पे लेंगे ना, आप अपना एक्सपीरियंस लेंगे पुराना या हाल-फिलहाल का, या किसी कैरेक्टर को आप पकड़ेंगे जिनको आप इंस्पिरेशन बनाएँगे और आप उनके ऊपर वो चीज़ लिखेंगे। या कोई इमोशनल गाना आपने लिखना है तो इमोशंस आपको, तो जब तक वो आप फ़ील नहीं करेंगे तब तक आप वो लिख नहीं पाएँगे। आप राइटर हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन आप एकदम से कॉपी पेन लेके और आप गाना नहीं लिख सकते कि चलो मुझे सैड सॉन्ग लिखना है या मुझे इमोशनल सॉन्ग लिखना है, ये लिखना शुरू कर दिया, नहीं। आप ऑब्ज़र्व करते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं अपने घर से, हम कहीं बाहर जाते हैं, हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। मैं कहीं पे, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं कहीं पे बाहर जा रहा हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ साथ-साथ, मैंने कोई चीज़ एकदम से देखी, वो देख के मुझे एक क्लू मिल गया कि अरे वाह! ये चीज़ है। तो मुझे वो एक टॉपिक मिल गया काम करने के लिए। तो वो टॉपिक आप एआई को भी दे सकते हैं कि मुझे एक रोमांटिक सॉन्ग चाहिए, लड़का-लड़की बाइक पे बैठे हुए हैं, बारिश हो रही है और पहाड़ों पे वो धीरे-धीरे 20 या 30 की स्पीड पे अपनी बाइक चला रहे हैं। आप यही लिख के दोगे ना उसको। अब एआई क्या करेगी, एआई 20 और 30 की स्पीड भी डाल देगी गाने में, क्योंकि आपने उसको क्वेश्चन किया है कि मुझे एक ऐसा गाना चाहिए जिसमें 20 या 30 की स्पीड पे बाइक चल रही है, बारिश हो रही है, तो बारिश तो डल सकता है गाने में, लेकिन 20 या 30 की स्पीड अगर एआई आपको आपके गाने में लिख के दे रही है, आप उसको कहाँ फिट करोगे सर? तो एआई इज़ ऑल अबाउट अ, अ, फिक्शन हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि मतलब एआई वो काम शायद कर ही नहीं सकती। और मैं एक ही जवाब के साथ इस पूरे टॉपिक को ख़त्म कर सकता हूँ कि एआई को बनाने वाला भी इंसान ही है। तो उसके बाद कोई गुंजाइश रह नहीं जाती कि एआई को खुद इंसान बना रहा है, तो एआई उस इंसान से आगे कैसे निकल सकती है? अब मैं जो बात समझ में आई है मुझे कि एआई जो है खुद अपने आप नए इमोशन क्रिएट नहीं कर सकती। जो उसमें इमोशन फीड किए गए हैं, वही बता बिल सकती है। वो दर्द कहाँ से लाएगी? दर्द वो क्रिएट नहीं कर सकती। लिखने वाला लिख रहा है, इमोशनल सॉन्ग लिख रहा है, वो हुँ, साथ-साथ आँसू बहा रहा है और होता है सर, ये एक्चुअली है। ये प्रैक्टिकल है कि आप अगर अच्छा हैप्पी सॉन्ग लिख रहे हैं, आप इतना अंदर से चीयर अप हो जाएँगे, इतना मोटिवेट हो जाएँगे कि आपको सारी चीज़ें आस-पास की अच्छी लगेंगी। लेकिन जब आप इमोशंस में होंगे और आप इमोशनल गाना लिख रहे हैं या बना रहे हैं, तो आप इतना इमोशनल अपने आप को फ़ील करेंगे कि आपके आँसू भी निकलेंगे। और असली राइटर या प्रोड्यूसर, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, तो उसकी पहचान ही यही है। सर, आप गाना बना रहे हो, आप उस चीज़ को इतना फ़ील कर रहे हो कि आप हैप्पी सॉन्ग लिख रहे हो, तो आपको हर फ़ोन कॉल अच्छी लग रही है। आपको सामने वाला बंदा, हर हर बंदा आते-जाते हँसता हुआ ही लग रहा है, खुश नज़र आ रहा है, आप खुद इतना खुश हैं और आप इमोशंस में हैं, तो आपको इतना मतलब अंदर से इमोशंस निकल रहे हैं कि आप आते-जाते हर बंदे को इतनी मतलब भरी नज़रों से देख रहे हो कि ओह!
तो वो एक सिंपैथिक अपने आप ही क्रिएट हो जाती है। तो वो जो भाव जो बनते हैं ना गाना लिखते हुए, तो एआई वो नहीं दे सकती सर, वो कभी भी नहीं दे सकती शायद। और दूसरी बात है समझो, एआई एक टूल है, एक औजार है हमारे हाथ जी में, जी हमें उसे प्रयोग करना आना चाहिए जिससे हमारा काम आसान हो। बिल्कुल। हेल्पिंग हैंड जरूर है एआई, और वो रहेगा। वो इतना है कि हाँ, हम 70%, 80%, 90% तक हम पहुंच गए हैं। अब हमारी ये जो 10-20% की जो फुलफिलमेंट है वो हमारी पूरी नहीं हो रही है, या कुछ हमें थॉट नहीं आ रहे या हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे वो शायद हेल्प कर सकती है। बट सर, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर बैठे हैं बॉम्बे में, म्यूजिक बनाते हैं, वो अगर एआई इतना आगे निकल गई तो उनकी क्या वैल्यू रहेगी सर? वो कभी भी नहीं हो सकता है। अब बहुत बड़े बड़े नाम है बॉम्बे में जो बॉलीवुड में म्यूजिक बना रहे हैं, गा रहे हैं, तो वो कभी भी एआई उनको टेक ओवर नहीं कर सकती। उनकी इंटेलिजेंसी लेवल जो है वो एआई से बहुत आगे है अभी। थैंक यू सौरभ जी, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। कि सब संगीत म्यूजिक के बारे में काफी जानने को मिला। अब हम अपने लास्ट राउंड की तरफ बढ़े हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। जी। सौरभ जी, अब हम आखिरी पड़ाव पे हैं, ये है रैपिड फायर। इसमें बहुत तेजी से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको बिना सोचे एकदम जवाब देना है जो आपके माइंड में आता है। ठीक है सर। प्रिसाइज जवाब होना चाहिए जी। तुरंत। पहला क्वेश्चन, आप किस जॉनर में म्यूजिक बनाते हैं? सर सारे जॉनर्स, सारे, नॉट इन अ पर्टिकुलर फील्ड। आप मॉर्निंग पर्सन है या नाइट ऑयल? सर वैसे तो डे टाइम आई बिलीव इज क्वाइट बेटर, बट स्टिल अगर मेरे को काम है तो फिर सुबह रात कुछ नहीं है। कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहेंगे? वैसे तो सर बड़े आर्टिस्ट के साथ कोई भी चलेगा, लेकिन ए आर रहमान साहब मेरे आइडल हैं, तो उनके साथ मौका मिले तो मैं ज़रूर मिस नहीं करना जी। चाहूँगा। परफॉर्मेंस से पहले आप क्या पसंद करते हैं, टी या कॉफी लेना? ल्यूक वार्म वाटर। कौन सा सॉन्ग है जिसे आप विश करते हैं कि काश आपने लिखा होता? जितने अरिजीत ने गाए हैं सर सारे। क्या बात है। अगर म्यूजिक नहीं होता तो आप कौन सा कैरियर चुनते? सर 9 to 6 जॉब। आपने अभी तक जो गाने लिखे हैं उनमें से आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? सर मैंने बहुत कम लिखे हैं इसलिए मेरे सारे ही फेवरेट हैं। ठीक है जी, रैपिड फायर खत्म। अब एक लास्ट क्वेश्चन जी। सौरभ जी, ये आखिरी क्वेश्चन। जी सर। जो यंग जनरेशन है वो म्यूजिक को पसंद करती है और इसी लाइन में अपना करियर बनाना चाहती है, उसके लिए आपकी एक गोल्डन एडवाइस क्या होगी? सर वैसे मेरे ख्याल आज की यंग जनरेशन को एडवाइस देने की ज़रूरत ही नहीं है। वो इतना समझदार हैं कि उनको पता है। बट फिर भी मैंने कुछ देर पहले आपको यही बात बताई थी कि टाइम के साथ अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ पैरेलली चलाना बहुत ज़रूरी है। और ये लाइन इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि एक यही लाइन है जिसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। अगर हम आज इस लाइन में स्टेपिंग कर रहे हैं तो हम नहीं कह सकते कि व्हेन वी आर गोइंग टू गेट द सक्सेस। तो जो यंग जनरेशन है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। बस सिर्फ ये है कि टेक्नोलॉजी के साथ जो मार्केट में चल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, उनको सब पता है, तो उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और बाकी तो अगर उनके साथ साथ हम चल रहे हैं तो अगर उसका हम आधा भी ले लेते हैं सीखने के लिए तो हमारे बहुत काम आएगा सर। धन्यवाद सौरभ जी। थैंक यू। ये एपिसोड का पता ही नहीं चला कि कैसे टाइम बीत गया। सर मैं, आपने जब मुझे इनविटेशन दिया मैं खुद सोच रहा था, बहुत घबराया हुआ था कि मैं क्या क्या आप मुझसे पूछेंगे, क्या क्या मैं बोलूँगा, मैं सही बोल पा रहा हूँ या नहीं बोल पा रहा हूँ। क्योंकि हम इतने इंटेलिजेंट हम अपने आप को नहीं कह सकते, क्योंकि ये लाइन ही ऐसी है कि इसमें हर बंदा अपने में मास्टर है। तो किसी भी मास्टर को चैलेंज करना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मैंने अगर कोई भी इस पूरे इंटरव्यू में किसी के लिए कुछ, वैसे तो मैं कभी गलत ना बोलता हूँ ना सोचता हूँ, मेरे लिए सब रिस्पेक्टेबल हैं जो काम कर रहे हैं, तो वो सब के काम को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बट फिर भी अगर मैंने किसी के लिए कुछ गलत या मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से कोई चीज़ गलत शेयर की हो तो मैं आपसे और आप सबसे पहली माफ़ी मांग लूँ। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपके साथ, जैसे आपने मुझे बोला कि टाइम का पता ही नहीं चला,
तो इसी तरीके से हम कुछ घंटों से बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो मुझे भी बिल्कुल वक्त का पता ही नहीं चला। और आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत एनर्जी दे रहे थे काम करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद सौरभ जी। तो यस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, एक लाल बटन ज़रूर है नीचे, उसको ज़रूर दबाइएगा। इससे हमारा चैनल सब्सक्राइब होगा और आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहेंगे। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अब फिर मिलते हैं एक नए धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।